लेक्चर नंबर 52 पार्ट 1 इंड एस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशंस। ठीक है, हम लोग इस लेक्चर में एक इलस्ट्रेशन है जिसका नाम है इलस्ट्रेशन नंबर 40, वो बनाने वाले हैं। डेट इज़ अ फुल फ्लेज क्वेश्चन, जो मतलब इट इज़ दी जो हमारा, जब तुम रोड मैप देखोगे इस चैप्टर का, तो पॉइंट नंबर 4 जो है 6 स्टेप्स, जो बेसिक है इस इंडेस 103 का 6 स्टेप, उस 6 स्टेप के ऊपर जितना हार्ड क्वेश्चन जो बन सकता है वो है इलस्ट्रेशन नंबर 40, विच विल इंक्लूड एवरी 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 टॉपिक्स। ठीक है, ओके। सो वो क्वेश्चन बनाने से पहले हम कुछ ऐसा पॉइंट्स है जो हर वक्त तुमको याद रखना चाहिए जब भी तुमको 6 स्टेप्स वाला क्वेश्चन बनाना है, जब तुमको गुडविल निकालना है। तो ये जो पॉइंट बोलने वाले वो हर वक्त याद रखना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप नंबर 2, जब स्टेप 1 में तो आइडेंटिफाई द एक्वायर्ड है तो बहुत ईजी है। स्टेप 2 में जो डेट ऑफ एक्विजिशन होता है वो कौन सा डेट होता है? द डेट ऑन विच कंट्रोल मिल रहा है। हो सकता है कि पहले तुम 10% लिए हुए होगा किसी का स्टेक, 20% स्टेक लिए होगा, बाद में तुम आगे 40% ले रहे हो, 50% ले रहे हो, तो जिस दिन कंट्रोल तुमको मिल रहा है उस दिन को कहा जाएगा डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, और ये जो 6 स्टेप्स होता है वो उसी दिन का जो चीज़ हुआ है, उसी दिन जो पीसी जा रहा है, उसी दिन जो आईएनए हो रहा है, हम लोग उसको कंसिडर करते हैं। पहले क्या था, बाद में क्या हो रहा है, डीओए के बाद या डीओए के पहले क्या हो रहा है, हमको उससे कोई मतलब नहीं। जो डीओए के दिन हो रहा है बस हमको उससे मतलब है। ठीक है, ओके। स्टेप 2। स्टेप 3 क्या है? परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन में हमको क्या क्या बात याद रखना है? पहला बात कि जितना सारा पीसी का में जो भी कंपोनेंट बनेगा पीसी का, वो सारा कंपोनेंट बायर सेलर को दे रहा होगा। तो सारा का सारा चीज़ बायर का होगा जो सेलर को मिल रहा होगा, एक्सेप्ट वन थिंग। वो कौन सा वन थिंग है? एक्सेप्ट वन थिंग, जो चीज़ सेलर बायर को लेगा उसको पीसी में सारा कंपोनेंट वो होगा जो बायर सेलर को देगा। तो सारा कंपोनेंट बायर अपना सामान सेलर को दे रहा होगा। सिर्फ ऐसा एक कंपोनेंट है पीसी का जो सेलर जो बायर को दे रहा होगा उसको भी हम लोग मानेंगे। कौन सा कंपोनेंट है? वो कंपोनेंट है एसबीपी रिजर्व। ठीक है, याद रखना इतना बात। ओके ओके, अब हम लोग आगे इंपॉर्टेंट जो पीसी में क्या क्या कंसिडर, ये तो जनरल बात बोल दी कि सारा बात बायर का ही सामान जाएगा उसमें, सेलर में सिर्फ एक चीज़ होगा जो सेलर का भी सामान इसमें हम लोग जोड़ेंगे। अब वो कौन कौन सा बात है वो बात कर रही है, जनरल बात था। पहला, बायर जब शेयर इशू करता है, अपना शेयर इसको देता है लेकिन इससे कैश नहीं लेकिन इसका बिजनेस ले रहा होता है, तो ये बायर का शेयर इशू होता है। ठीक है, किसका होगा? बायर का। जनरल क्या बात बोले थे कि सारा चीज बायर का जाएगा, तो शेयर किसका इशू होगा? बायर का। तो कितना इशू होगा और कितना का इशू होगा, उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर ऑफ बायर मल्टीप्लाइड बाय फेयर वैल्यू पर शेयर ऑफ बायर। जब शेयर का कंसिडरेशन होता है तो उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स, लेकिन ये दोनों जो कंपोनेंट है किसका होगा? बायर का होगा। ठीक है, याद रखना। सेकंड पॉइंट, ये सारा जो भी पॉइंट बोल रहा हूँ रफ कॉपी में साफ साफ लिखा हुआ है तो ध्यान से उसको देख लेना। सेकंड पॉइंट जो पीसी का पॉइंट है, डेफर्ड कंसिडरेशन। डेफर्ड कंसिडरेशन हर वक्त प्रेजेंट वैल्यू पे लेते हैं। स्टार्टिंग का 3 चीज, कैश, एसेट, शेयर, डिवेंचर और कंटीजेंट कंसिडरेशन, ये सब फेयर वैल्यू पे आता है, लेकिन डेफर्ड कंसिडरेशन प्रेजेंट वैल्यू पे आता है, हर वक्त याद रखना। और ये जो प्रेजेंट वैल्यू होता है वो डेफर्ड कंसिडरेशन का लेते हैं, ट्रू। लेकिन एक बात, तो अगर कोई पॉइंट बोला हुआ है कि हम 2 साल के बाद पेमेंट दे रहे हैं, अगर तुमको कंफ्यूजन हो रहा है कि कंटीजेंट कंसिडरेशन है कि डेफर्ड कंसिडरेशन है, क्योंकि दोनों को बाद में देना होता है, तो डेफर्ड कंसिडरेशन वही होगा जब तुम गारंटीड होगा कि एक मिनिमम अमाउंट तुमको देना ही है, श्योर है कि देना ही है 2 साल के बाद, उसमें ऐसा नहीं होगा कि नहीं हम देंगे, तब उसको कहेंगे डेफर्ड कंसिडरेशन। लेकिन जहाँ पे ऐसा है कि हाँ भाई तुम ऐसा करोगे तब तुमको मिलेगा, तब वो कंटीजेंट कंसिडरेशन है। ठीक है, तो डेफर्ड कंसिडरेशन में 2 बात याद रखना है, पहला कि प्रेजेंट वैल्यू लेना है, और दूसरा कि जो गारंटीड अमाउंट होता है वही डेफर्ड कंसिडरेशन उसको कहते हैं। कंटीजेंट वो दूसरा चीज नहीं होगा। अगर होगा कि श्योर नहीं है, गारंटीड अमाउंट नहीं है, तो डेफर्ड कंसिडरेशन नहीं, वो कंटीजेंट कंसिडरेशन है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, जो कंटीजेंट कंसिडरेशन होता है उसका हम लोग लेते हैं फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू ऑन कौन सा डेट? ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। हम क्या बोले थे स्टार्ट में, ये जो डीओ है उसी दिन जो जो चीज़ होगा सिर्फ वही लेंगे हम लोग। तो जो कंटीजेंट कंसिडरेशन का जो फेयर वैल्यू है दैट विल बी टेकन ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक, तो ये सारा बात तो जो हुआ वो बायर दे रहा था सेलर को, शेयर्स अपना दे रहा था, फिर डेफर्ड कंसिडरेशन बाद में देगा, बायर ही देगा, कंटीजेंट कंसिडरेशन बाद में देगा लेकिन बायर ही देगा। लेकिन एक है कंपोनेंट जो सेलर से लेगा और उसको पीसी में इंक्लूड करेगा, दैट इज एसबीपी रिजर्व।
जो सेलर है उसके पास जो एसबीपी रिजर्व था वो ये अपने पास जो ले रहा है उसको ही पीसी में मानेगा। तो जब जो लिया जाएगा एसबीपी रिजर्व में उसको कैसे याद रखना है, एसबीपी रिजर्व का बाद जो पीसी का कंपोनेंट बनेगा वो सिर्फ एसबीपी का प्री एक्विजिशन वाला जो होगा, प्री कॉम्बिनेशन एसबीपी जो भी है सिर्फ वही पीसी का पार्ट बनेगा। जो पोस्ट कॉम्बिनेशन एसबीपी है वो पीसी का पार्ट नहीं है, वो तुम्हारा एवरी ईयर बुकिंग होता है। ठीक है, ओके। तो हम लोग एसबीपी कौन सा अमाउंट पीसी में इंक्लूड करेंगे, प्री एक्विजिशन का। फॉर्मूला क्या है उसका, फेयर वैल्यू। कैरिंग अमाउंट क्या है उस एसपीपी रिजर्व का हमको उससे मतलब नहीं है, बुक्स में क्या लिख रहा है हमको उससे मतलब नहीं है। फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल एसबीपी, फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल एसबीपी मल्टीप्लाइड बाय एक्सपायर्ड पीरियड डिवाइडेड बाय टोटल ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड और टोटल रिवाइज वेस्टिंग पीरियड विच एवर इज हायर। इसमें 2-3 बात याद रखना है। पहला, फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल एसबीपी का हमको वैल्यू लेना है, एक तो फेयर वैल्यू लेना है और ओरिजिनल एसबीपी का फेयर वैल्यू लेना है, कैरिंग अमाउंट नहीं लेना है। ठीक, ओके। मल्टीपल एक्सपायर पीरियड इजी है, डिवाइडेड बाय टोटल ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड, हमको टोटल ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड लेना है। पिछला क्वेश्चन में हम क्या एक क्वेश्चन में मिस्टेक किए थे कि जो वेस्टिंग पीरियड जो नया, अच्छा अभी नहीं समझ में आएगा, हम बाद में समझाएंगे, जब क्वेश्चन बनाएंगे तब समझाएंगे। इलस्ट्रेशन 40, तो टोटल वेस्टिंग पीरियड लेना है, टोटल ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड और टोटल रिवाइज वेस्टिंग पीरियड, विच एवर हायर वैसे करके आंसर बनाना है। ठीक है, याद कर लो। ठीक है, समझ में आ गया, ओके। एक पॉइंट ऐसा है जब क्वेश्चन में बोलेगा कि जब डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन जो खरीदने वाला कंपनी है वो कुछ पैसा दे रहा है इम्प्लॉय शेयर होल्डर को, जो सेलर था ना उसका एक इम्प्लॉय था लेकिन उसी कंपनी का शेयर होल्डर भी था, ये जो खरीदने वाला है वो उस इम्प्लॉय शेयर होल्डर को पैसा दे रहा है, तो क्या ये पीसी का पार्ट बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? जब ये पेमेंट उसको इन कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय मिल रहा है ना, तब वो पीसी का पार्ट नहीं है। लेकिन यही पेमेंट अगर इन कैपेसिटी ऑफ शेयर होल्डर उसको मिल रहा होगा तो पीसी का पार्ट बनेगा। ठीक है, तो भाई एक बात तो पीसी का पार्ट बनेगा तो समझ में आएगा, अगर पीसी का पार्ट नहीं बनेगा तो कहाँ जाएगा? पीएल में जाएगा अगर पेमेंट करेंगे तो। ठीक है, ओके। ये हो गया स्टेप 3। अब आता है स्टेप 4, आईएनए। आईएनए क्या होता है? आइडेंटिफाइबल नेट एसेट ऑफ सेलर। किसका? सेलर का। पीसी हम लोग सब बायर दे रहा होता है और सेलर का सिर्फ एक कंपोनेंट लेगा। आईएनए जो है उस सेलर का सारा सामान ले रहा होता है, जो सेलर है उसका सारा सामान लेगा। किसका लेगा? सेलर का आईएनए लेगा। बैलेंस शीट जब दिया हुआ रहेगा तुमको सेलर का और बायर का, तो कंफ्यूज मत होना कि किसका आईएनए हमको लेना है। आईएनए हर वक्त जो नेट एसेट हम किसका लेंगे भाई? एसेट लायबिलिटी किसका लेंगे? सेलर का लेंगे ना। कॉम्बिनेशन क्यों कर रहे हो? उसका एसेट लायबिलिटी लेने के लिए, दैट्स व्हाट। तो आईएनए ऑफ ऑलवेज सेलर। और दूसरा बात, जो हम लोग आईएनए जो लेने वाले हैं, जो भी एसेट्स और लायबिलिटी सेलर के बैलेंस शीट से जो लेंगे वो एट द रेट फेयर वैल्यू लेंगे। उसके बैलेंस शीट में भले ही कैरिंग अमाउंट कुछ और होगा लेकिन हम लेंगे एट द रेट फेयर वैल्यू। आईएनए का जनरल स्टैंजा क्या बोलता है कि आईएनए हर वक्त लिया जाएगा एट द रेट फेयर वैल्यू। जिसमें 2 एक्सेप्शन है और 3 क्लैरिफिकेशन है। याद होगा तुमको। इस आईएनए वाला जब काम कर रहे हो तो तुमको क्या दिमाग में रखना है बात? हर वक्त फेयर वैल्यू पे लेना है। जब डेफर टैक्स जो होता है, तुमको याद होगा डेफर टैक्स ऑन एक्विजिशन, क्लैरिफिकेशन का पॉइंट है कि जब डेफर टैक्स जब कॉम्बिनेशन हो रहा है, बिजनेस एक्विजिशन हो रहा है, तो डेफर टैक्स कुछ अराइज होता है। तो उस डेफर टैक्स का तुमको इफेक्ट देना होता है आईएनए में। ये भूलना मत, हर वक्त याद रखना। जहां भी जैसी क्वेश्चन कहीं टैक्स रेट दिया हुआ है तुमको, टेम्पररी डिफरेंस कुछ बात बोले हुए, तो याद रखना कि बिजनेस कॉम्बिनेशन के ऊपर डेफर टैक्स बन रहा है। और ये डेफर टैक्स पीसी का पार्ट नहीं बनता है, ये किसका पार्ट बनता है? आईएनए का। आईएनए क्या होता है? इनटेंजिबल नेट एसेट। तो जब हम लोग सेलर के बुक से अपने बुक्स में एसेट और लायबिलिटी ला रहे होंगे ना, तो ये जब लाने के टाइम पे जो भी डेफर टैक्स बनेगा उसको भी अपने बुक्स में हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा एज आईएनए। ठीक है, अगर डेफर टैक्स एसेट है तो हम आईएनए में एसेट की तरफ दिखाएंगे, अगर लायबिलिटी है तो उसको लायबिलिटी की तरफ दिखाएंगे। ठीक है, याद रखना। ओके मेरे भाई, ये भी याद हो गया। एक होता है कंटीजेंट कंसिडरेशन। अभी तो तुम बोले था कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी अलग चीज़ है, कंटीजेंट कंसिडरेशन अलग चीज़ है। सॉरी, अभी हम बोल रहे हैं कंटीजेंट लायबिलिटी, कंटीजेंट कंसिडरेशन पहले बोलते हैं। कंटीजेंट कंसिडरेशन पीसी का पार्ट है, कंटीजेंट लायबिलिटी वो आईएनए का पार्ट बनेगा। क्यों मेरे भाई? कंटीजेंट लायबिलिटी एक लायबिलिटी था जो सेलर के बुक्स में दिख रहा था, लेकिन उसके बुक्स में नहीं था, उसको डिस्क्लोज किए हुए था। तुम अपने बुक्स में उसको जब रिकॉर्ड करोगे ना, तब तुमको उसको आईएनए में लिखना होगा। मतलब कि उसके बैलेंस शीट में भले ही नहीं था, लेकिन जब अपने बुक्स में तुम अगर ला रहे हो और उसको रिकॉर्ड कर रहे हो तो तुमको कंटीजेंट लायबिलिटी को भी आईएनए का एक पार्ट बनाना होगा, उसको लायबिलिटी दिखाना होगा अपने बुक्स में। ठीक है, और कब अपने बुक्स में हम रिकॉर्ड करते हैं? जब वो सेकंड डेफिनेशन का कंटीजेंट लायबिलिटी होता है। ठीक है,
याद हो गया? इतना बात हर वक्त अपने दिमाग में घुसा के रखना कि जब भी स्टेप 6 स्टेप का अकाउंटिंग कर रहे होंगे तो स्टेप 2 में डेट ऑफ एक्विजिशन कंट्रोलिंग डेट होगा। स्टेप 3 में परचेज कंसिडरेशन हर वक्त बायर के साइड से लेंगे, सिर्फ एक चीज़ जो होगा वो सेलर के साइड से ले रहे होंगे। तीसरा चीज़ जो है आई एन ए सेलर का होता है और हर वक्त उसका फेयर वैल्यू पे लेते हैं। कुछ क्लैरिफिकेशन है, डेफर टैक्स का रेट दिया हुआ है तो उसको भी आई का पार्ट बनाना है और सीएल का भी पार्ट बनाना है। ठीक, ये सब बात याद में रखना। ओके, अब आगे एक और टॉपिक है, उसको बोलने से पहले हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है, तो आ जाओ क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 40 पे, जो है तुम्हारा पेज नंबर 40 पेज नंबर 98 कॉपी, और बुक में है पेज नंबर 29.31 पे। तो 29.31 आ जाओ, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो है तुम्हारा 29.31 पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। द बैलेंस शीट ऑफ प्रोफेशनल लिमिटेड एंड डायनेमिक लिमिटेड एज ऑफ 31 मार्च 12 इज गिवन बिलो। प्रोफेशनल लिमिटेड और डायनेमिक लिमिटेड का बैलेंस शीट दिया हुआ है। ठीक है, सारा का सारा अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे अदर इन्फॉर्मेशन। प्रोफेशनल लिमिटेड अक्वायर्ड 70% शेयर्स ऑफ डायनेमिक लिमिटेड। प्रोफेशनल लिमिटेड अक्वायर्ड है। स्टेप 1 आइडेंटिफाइंग अक्वायर्ड। प्रोफेशनल लिमिटेड अक्वायर कितना कर रहा है? 70% शेयर ऑफ डायनेमिक लिमिटेड। अगर 70% शेयर ले रहा है डायनेमिक लिमिटेड का मतलब एनसीआई कितना होगा? 30%। ठीक है, डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है? ऑन 1 अप्रैल 12। डेट ऑफ एक्विजिशन 1 अप्रैल 12 क्यों बना? क्योंकि उस दिन 70% ले रहा है, कंट्रोल मिल गया। ठीक है, वी आर अक्वायरिंग 70% बाय इशूइंग ओन शेयर्स इन रेशियो ऑफ 1 शेयर ऑफ प्रोफेशनल लिमिटेड फॉर एवरी 2 शेयर ऑफ डायनेमिक लिमिटेड। ठीक है, ये सब हम लोग वर्किंग के टाइम याद रखेंगे। फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ प्रोफेशनल लिमिटेड इज ₹40। ओके फाइन। द फेयर वैल्यू एक्सरसाइज रिजल्टेड इन फॉलोइंग ऑल नंबर्स इन लाख। ठीक है, फेयर वैल्यू ऑफ पीपीई ऑन 1 अप्रैल 12 वह 350 लाख रुपया। जो फेयर वैल्यू ऑफ पीपीई है, किसका पीपीई? डायनेमिक लिमिटेड का। हम लोग ये सारा जो बात करेंगे किसका बात करेंगे? हम लोग ये फेयर वैल्यू ऑफ किसका हम लोग लेंगे? यहाँ साफ साफ नहीं लिख दिया है कि डायनेमिक लिमिटेड का पीपीई है, लेकिन तुमको दिमाग लगाना है कि जाओ बात दिया हुआ होगा, वो आईने को लेकर बात किया होगा। आईने किसका होता है? सेलर का। तो फेयर वैल्यू ऑफ पीपीई 1 अप्रैल 12, डेट ऑफ एक्विजिशन 350 लाख है। ठीक है, फेयर वैल्यू किस दिन दे रहा है? जिस दिन डेट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि सारा काम डेट ऑफ एक्विजिशन का ही हम लोग बात करना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, प्रोफेशनल लिमिटेड ऑल्सो अग्रीड टू पे एडिशनल पेमेंट एज कंसिडरेशन दैट इज हायर ऑफ 35 लाख एंड 25% फॉर नेक्स्ट month after acquisition over its profit. This additional will be due after 2 years. Dynamic Limited has earned ₹10 lakhs in preceding year and expects to earn another 20 lakh. ये तुम्हारा किस चीज़ का बात है? बोल रहा है कि 2 साल के बाद पेमेंट देना, मतलब बाद में पेमेंट देना है। तो हो सकता है कि कंटीजेंट कंसिडरेशन हो या डेफर्ड कंसिडरेशन हो। तो डेफर्ड है कि कंटीजेंट है, कैसे पता करें? अभी जस्ट तुमको जब हम स्टार्टिंग में बता रहे थे कि कैसे चेक करना है कि डेफर्ड है कि कंटीजेंट है। डेफर्ड होता है तो श्योर होता है कि इतना पैसा देना ही है तुमको, गारंटीड अमाउंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इट विल पे हायर ऑफ 35 लाख और सम अमाउंट। तो श्योर है कि कुछ अमाउंट तो जाएगा, हायर ऑफ 35 लाख या फिर 35 लाख या फिर कुछ अमाउंट। इसका जो हायर होगा वो पेमेंट देगा, तो ये तो श्योर है कि कुछ तो पेमेंट देगा ही देगा। या तो 35 लाख अगर हायर होगा तो 35 लाख देगा, अगर कुछ और दूसरा अमाउंट हायर है तो दूसरा अमाउंट देगा। तो श्योर था कि कम से कम 35 लाख तो देगा ही देगा, गारंटीड अमाउंट है कि पैसा जाएगा। तो ये डेफर्ड कंसिडरेशन है, कंटीजेंट कंसिडरेशन नहीं है। ठीक है, ओके। पॉइंट सी, in addition to above, Professional Limited also agreed to pay one of its founder shareholder a payment of ₹20 lakh provided he stays with the company for 2 years after acquisition. एक फाउंडर शेयर होल्डर है सेलर कंपनी का, सेलर का एक फाउंडर शेयर होल्डर है, उसको बायर बोल रही कि हम तुमको इतना पैसा देंगे लेकिन तुमको मेरे कंपनी में 2 साल और काम करना होगा। तो ये कौन बना? ये बना एम्प्लॉय शेयर होल्डर, और जो पेमेंट दे रहे हैं इन कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय देंगे, क्योंकि 2 साल काम करना होगा, इसी वजह से उसको पैसा दे रहा है। तो एम्प्लॉय शेयर होल्डर को अगर इन कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय पैसा देते तो पीसी का पार्ट नहीं बनता है, याद रखना। ठीक,
डायनेमिक लिमिटेड है सर्टेन इक्विटी सेटल्ड एसबीपी, जो सेलर कंपनी है उसके पास कुछ एसबीपी है विच गॉट रिप्लेस्ड बाय न्यू अवार्ड्स इशूड बाय प्रोफेशनल लिमिटेड। ठीक है, एज पर ओरिजिनल टर्म द वेस्टिंग पीरियड वाज 4 years एंड एज ऑन एक्विजिशन डेट द एम्प्लॉयज ऑफ डायनेमिक लिमिटेड हैव ऑलरेडी सर्व 2 years ऑफ सर्विस एज पर द रिप्लेस्ड अवार्ड। ये एसबीपी को लेके बात है। ठीक है, एसबीपी किसका पार्ट बनता है? पीसी का पार्ट बनता है। याद करो, एसबीपी का जो प्री एक्विजिशन पार्ट है वो पीसी का पार्ट बनता है। पीसी का सारा चीज जो होगा वो बायर दे रहा होगा सेलर को, लेकिन एक ऐसा चीज है जो सेलर बायर को देता है, जो पीसी का पार्ट बनता है वो एसबीपी। लेकिन एसबीपी कौन सा? प्री एक्विजिशन वाला। ठीक है, याद रखना। डायनेमिक लिमिटेड जो सेलर कंपनी है हैज अ लॉ सूट पेंडिंग विद अ कस्टमर हु हैड मेड अ क्लेम ऑफ 50 लाख। मैनेजमेंट रिलायबली एस्टिमेट द फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी टू बी 5 lakhs। सेलर है, ये जो सेलर है उसके पास एक कंटीजेंट लायबिलिटी है। लॉ सूट पेंडिंग क्या हुआ? कंटीजेंट लायबिलिटी है। कितना का? 50 लाख रुपया का। तो ये बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में देखोगे तो वहाँ पे कंटीजेंट लायबिलिटी नहीं दिया हुआ है, क्योंकि वो डिस्क्लोज होता है सिर्फ। तो डिस्क्लोज हुआ है 50 लाख रुपया। मैनेजमेंट का एस्टिमेट है कि उसका पेमेंट होगा, वो जो लायबिलिटी बनेगा वो 5 लाख का बनेगा। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। ठीक है भाई, दिमाग में याद कर लो। श्योर। तो जब भी कंटीजेंट लायबिलिटी होता है तो किसका पार्ट बनता है? कंटीजेंट लायबिलिटी है, कंसिडरेशन नहीं है। कंटीजेंट कंसिडरेशन पीसी का पार्ट है, कंटीजेंट लायबिलिटी आईएनए का पार्ट है। जब हम लोग सेलर के बुक से अपने बुक्स में उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, सेलर डिस्क्लोज किया होगा, तुम रिकॉर्ड किया होगा, जब रिकॉर्ड करेगा ना तब तुमको आईएनए का पार्ट बनाना होगा कंटीजेंट लायबिलिटी को, याद रखना। ठीक। द एप्लीकेबल टैक्स रेट फॉर बोथ एंटिटीज 30%। याद आया तुमको? क्या बोलते कि जैसी टैक्स रेट दिया हुआ है तो याद, तो दिमाग में याद आना चाहिए तुम्हारे कि भाई इसमें डिफर्ड टैक्स का कुछ बात हो रहा है। और डिफर्ड टैक्स कब होता है? डिफर्ड टैक्स ऑन बिजनेस एक्विजिशन। जब बिजनेस खरीदा रहा है तब जो डिफर्ड टैक्स देना पड़ रहा है वो उसको हमको कंसिडर करना पड़ता है। और डिफर्ड टैक्स कौन सा पार्ट में आता है? आईएनए के पार्ट में आता है। याद होगा आईएनए का 3 पॉइंट है, जनरल, एक्सेप्शन और क्लैरिफिकेशन। तो क्लैरिफिकेशन में एक डिफर्ड टैक्स करके बात आता है। ठीक है, तो डिफर्ड टैक्स का जो भी बात होगा वो आईएनए में होगा। परफेक्ट, ओके। You are required to prepare opening consolidated balance sheet of professional limited। जो खरीदने वाला है, जो बायर है, उसका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तुमको बनाना है। जो पेरेंट कंपनी होगा वो तो दूसरा कंपनी, वो सेलर है, वो सब्सिडियरी है, तो हम पेरेंट कंपनी दो सीएफएस दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, एसएफएस सीएफएस। तो सीएफएस बना रहा है जब प्रोफेशनल लिमिटेड बायर, तो उसका ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं। ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब फर्स्ट डे ऑफ एवरी ईयर। तो फर्स्ट डे ऑफ एवरी ईयर कौन सा हो गया? 1 अप्रैल 2012। और 1 अप्रैल 12 की डेट ऑफ एक्विजिशन, तो डेट ऑफ एक्विजिशन का तुमको सीएफएस बनाना है। ठीक है। अज्यूम 10% डिस्काउंट रेट। और तुमको याद होगा कि डिस्काउंट रेट किस लिए यूज आता है? डिस्काउंट रेट यूज आता है प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। और प्रेजेंट वैल्यू हम लोग पूरा क्वेश्चन में 6 स्टेप में प्रेजेंट वैल्यू कब यूज करते हैं? जब डिफर्ड कंसिडरेशन निकालना होता है। तो ये भी एक हिंट है कि जो हम लोग पॉइंट बी में देखे थे कि भाई वो कंटीजेंट कंसिडरेशन है कि डिफर्ड कंसिडरेशन है, तो जब यहाँ पे दिया हुआ कि 10% डिस्काउंट रेट मतलब डिफर्ड कंसिडरेशन का बात होगा। ये सब पॉइंट है, तुम लॉजिकली तुमको समझा दिए हैं। ठीक है, तो हम लोगों को ओपनिंग बैलेंस शीट बना के देना है कंसोलिडेटेड। कैसे बनेगा? कुछ नहीं भाई, पहले 6 स्टेप करो, 6 स्टेप करने के बाद फिर बैलेंस शीट बनेगा। ओके भाई, ठीक है, चलो 6 स्टेप करते हैं हम लोग। फाइन, ओके, शुरू करते हैं। तो पहला स्टेप 1 बोलता है आइडेंटिफाई एक्वायरर। एक्वायरर कौन है? प्रोफेशनल लिमिटेड, पता है। स्टेप 2 डेट ऑफ एक्विजिशन। डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है? 1 अप्रैल 12, क्योंकि उस दिन कंट्रोल मिल रहा है। स्टेप 3 परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन सब कुछ बायर दे रहा होगा सेलर को। तो क्या क्या दे रहा है? शेयर्स दे रहा था, याद करो, डेफर्ड कंसिडरेशन दे रहा था और एसबीपी ले रहा था। ठीक है, ओके। तो शेयर्स का जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, शेयर्स कितना अमाउंट का शेयर्स देना है तुमको याद होगा। पीसी का सारा चीज जो होता है वो बायर सेलर को दे रहा होता है। तो शेयर्स किसका जाएगा? बायर का जाएगा। तो उसका फॉर्मूला क्या बोले थे? नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ बायर मल्टीप्लाइड बाय फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ बायर। तो नंबर ऑफ शेयर कितना देना है वो तो हमको नहीं पता है, लेकिन फेयर वैल्यू ऑफ बायर, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ बायर तो पता है हमको। साफ साफ लिखा हुआ है तुम्हारा पॉइंट ए में ही, ₹40। प्रोफेशनल लिमिटेड का ₹40 है। डायनेमिक का कुछ होता तो हमको उससे मतलब नहीं था, क्योंकि हमको बायर का शेयर प्राइस देखना है। तो ₹40 ले लिए। नंबर ऑफ शेयर कितना इशू कर रहा है उसका वर्किंग नोट नंबर 1 पे आ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो बायर है वो अपना 1 शेयर देगा
उसका 2 शेयर खरीदने के लिए, मतलब 1 शेयर देता तो उसको 1 शेयर का कैश मिलता, लेकिन कैश ना लेके उसे 2 शेयर ले रहा है, ठीक है। तो हम कितना शेयर इशू करेंगे उसका कैलकुलेशन करना है। तो उसका कैलकुलेशन क्या होगा, 1 शेयर टेकन, 1 शेयर गिवन डिवाइडेड बाई 2 शेयर टेकन आउट ऑफ इतना नंबर ऑफ शेयर्स जो सेलर कंपनी के पास है। सेलर कंपनी के पास इतना शेयर है, उसमें से हर 2 शेयर पे हम लोग 1 शेयर उसको देने वाले हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/2 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर परचेज ऑफ द सेलर कंपनी। सेलर कंपनी के पास कितना शेयर है भाई, उसके पास टोटल शेयर कैपिटल है 400 लाख का, 400 लाख का उसके पास शेयर कैपिटल है, ठीक है। और 1 शेयर का दाम है 100 रुपया। तो उसके पास टोटल शेयर कितना है, 400 लाख डिवाइडेड बाई 100 रुपया, डेट इज उसके पास है 4 लाख शेयर्स। सेलर कंपनी के पास 4 लाख शेयर है, ठीक है भाई। तो 4 लाख शेयर इंटू 1/2 कर दो, तो उतना शेयर्स ये इशू करेगा बायर कंपनी। अरे भाई पूरा शेयर्स थोड़ी खरीद रहा है, कंपनी का तो सिर्फ 70% शेयर खरीद रहा है ना। तुमको पिछला वीडियो में भी याद किया करवाए थे कि भाई यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है, जितना परसेंट स्टेक खरीदे उतना ही शेयर्स के ऊपर हम लोग अपना शेयर इशू करेंगे। अगर उसके पास 10 शेयर है, हम उसका 70% शेयर खरीद रहे हैं, तो उसका 7 ही वो शेयर खरीद रहे हैं ना। और इस 7 के लिए हम अपना शेयर इशू कर रहे हैं, जैसे कि इसका हर 2 शेयर में से 1 शेयर हम देंगे, तो 7 में से इस 7 में से ही 2-2 शेयर करके लेंगे, तभी तो 1-1 शेयर उसको देंगे, समझे। तो ये नहीं कि हम 10 पे अपना शेयर इसको देना शुरू करेंगे, नहीं, मेरे पास हम जितना शेयर खरीदे उतना ही तो उसका पेमेंट देंगे, ट्रू नो। हम उसे खरीद रहे हैं 500 शेयर, तो उसको 500 शेयर का ही पैसा देंगे ना। उसके पास 1 लाख शेयर है तो उससे हमको क्या, हम खरीद रहे हैं 500 शेयर, तो हम उतना ही पैसा का देंगे। तो इसके पास 4 लाख शेयर था, हमको उससे मतलब नहीं, हम खरीद कितना रहे हैं, हम खरीद रहे हैं उससे 70% शेयर, दैट इज 2,80,000 शेयर उसे हम खरीद रहे हैं। तो 2,80,000 शेयर खरीदने के लिए हमको कितना अपना पैसा देना है, पैसा देने के लिए हम शेयर दे रहे हैं, तो 2,80,000 शेयर लेने के लिए कितना शेयर अपना इशू कर रहे हैं, हम उसको 1 शेयर इशू कर रहे हैं फॉर एवरी 2 शेयर। तो 2,80,000 शेयर इशू करने खरीदने के लिए 1,40,000 शेयर अपना इशू करना होगा। तो कितना का शेयर इसको इशू करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 1,40,000 इंटू फेयर वैल्यू ऑफ बायर का शेयर्स इंटू 40, 1,40,000 इंटू 40, 56 लाख रुपया, 56 लाख रुपीज़ का हम उसको शेयर दे रहे हैं अपना, ठीक है। ये शेयर्स का बात हो गया। डेफर्ड कंसिडरेशन में 2 बात याद रखना था कि एक प्रेजेंट वैल्यू पे लेना, उसको लेना है, और जो गारंटीड अमाउंट होता है वही डेफर्ड कंसिडरेशन है। तो गारंटीड अमाउंट है, तो गारंटीड अमाउंट कितना है पहले वो देखो। ये तो बोला था कि विच एवर हायर, एक 35 लाख या फिर दूसरा कोई चीज़। क्वेश्चन बोला था कि हायर ऑफ 35 लाख या फिर 25% ऑफ एक्सेस प्रॉफिट इन फर्स्ट ईयर आफ्टर एक्विजिशन ओवर द प्रॉफिट इन प्रीसीडिंग 12 महीना। जो पिछला साल डेट ऑफ एक्विजिशन से 12 महीना पीछे जाओगे और इतना दिन में जो ये लोग प्रॉफिट कमाया था उसका, उस जैसे कि अगर 100 रुपया कमाया था और यहाँ पे लोग कमा रहा है 120 रुपया, तो एक्सेस कितना कमा रहा है 20 रुपया। तो 20 रुपया का 25% निकालो, जो 25% होगा वो अमाउंट, और जो 35 लाख है ये अमाउंट, इसमें से जो भी हायर होगा वो हम लोग पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये लोग क्या किया है, डायनेमिक लिमिटेड अर्न 10 लाख इन प्रीसीडिंग ईयर, पिछला साल 10 लाख कमाया था, और इस साल ये लोग एक्सपेक्ट कर रहा है कि 20 लाख और कमाएगा, अनदर 20 लाख और कमाएगा। ये नहीं कि सिर्फ 20 लाख कमाएगा, बोल रहा है एक्सेस 20 लाख कमाएगा। तो टोटल इस साल कितना कमाएगा, 10 लाख प्लस 20 लाख, 30 लाख रुपया। तो इस साल का ये लोग 30 लाख कमा रहा है, पिछला साल 10 लाख, तो एक्सेस कितना कमाया, 20 लाख रुपया कमाया। तो 20 लाख का 25% निकालो, डेट इज इक्वल टू 20 लाख का 25% कितना होता है, 20 लाख का 25% कितना होता है, 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया होता है। तो चेक करना है 35 लाख या फिर 5 लाख, विच एवर हायर। तो 35 लाख, तो हम लोग डेफर्ड कंसिडरेशन कितना पैसा देंगे, 35 लाख रुपया, लेकिन कब देंगे, 2 साल के बाद। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालो, क्योंकि डेफर्ड कंसिडरेशन 35 प्रेजेंट वैल्यू पे आता है। डेफर्ड कंसिडरेशन है कितना, 35 लाख, लेकिन उसका अमाउंट कितना पे जाएगा पीसी में, उसका प्रेजेंट वैल्यू पे 35 लाख का 2 साल का प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो तुम्हारा वैल्यू निकल जाएगा 28 लाख रुपये के पास, ठीक है, समझ में आएगा। एक शेयर्स दिए, डेफर्ड कंसिडरेशन दिए, अब उसे ले रहे हैं क्या, एसबीपी को कौन सा अमाउंट जाता है पीसी में, प्री एक्विजिशन। तो हम लोग निकालेंगे प्री एक्विजिशन अमाउंट, ठीक है। प्री एक्विजिशन निकालोगे तो क्या फॉर्मूला दिए थे, फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल एसबीपी मल्टीप्लाइड बाई एक्सपायर्ड पीरियड डिवाइडेड बाई टोटल ओरिजिनल पीरियड और टोटल रिवाइज्ड पीरियड, विच एवर हायर। तो वैसे करके आंसर निकालोगे तो आंसर आएगा 2.5 लाख रुपया।
उस टाइम तो वो बोले थे कि एक मिस्टेक हो सकता है, उसी मिस्टेक के लिए यहाँ पे हम दिए हैं। क्वेश्चन में क्या बोला था कि पहले वेस्टिंग पीरियड था तुम्हारा, क्या उसको कहते हैं, ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड था 4 साल का, ठीक है। एक्यूजिशन के बाद सिर्फ 2 साल और बचा हुआ है, लेकिन रिवाइज वेस्टिंग पीरियड क्या बोलता है कि सिर्फ रिवाइज वेस्टिंग पीरियड 3 साल का होगा और एक्यूजिशन के बाद सिर्फ 1 साल का बचा। तो हम क्या किए कि हम जब एक्सपायरी पीरियड बाई ओरिजिनल और रिवाइज कर रहे थे तो उसमें ओरिजिनल का 2 साल लिख दिए और रिवाइज का 1 साल लिख दिए, लेकिन इससे आंसर गलत बन गया। मेरे भाई तुमको लिखना है एक्सपायर्ड पीरियड डिवाइडेड बाय टोटल ओरिजिनल पीरियड, कि टोटल ओरिजिनल पीरियड कितना था। तो टोटल ओरिजिनल पीरियड 4 साल था, एक्विजिशन के बाद कितना था उससे मतलब नहीं है, हमको टोटल ओरिजिनल पीरियड से देखना है। तो टोटल ओरिजिनल 4 साल था और रिवाइज का कितना था 3 साल, तो वैसे करके करना है, ठीक है। आगे समझ में? ओके, तो हर वक्त याद रखना कि नीचे टोटल ओरिजिनल टोटल रिवाइज वेस्टिंग पीरियड देखना होता है, नहीं तो आंसर गलत आता है। आंसर क्यों गलत आता है वो तुम देख लेना इसमें, कि जब 4 की जगह हम 2 लिखे थे, 3 की जगह 1 लिखे थे, तो हायर 2 आया था, तो 2/2 इंटू 5 लाख कर दिए थे, तो मेरा आंसर कितना आया 2.5 लाख रुपया। 2/2 इंटू 5 लाख किए थे तो आंसर 5 लाख आ गया था। 5 लाख का टोटल SBP है, वो 2 साल वो लोग काम भी कर दिया है और तब भी हमको डेट ऑफ एक्विजिशन 5 लाख का हमको SBP बनाना पड़ रहा है। कोई लॉजिक बनता है भाई, 2 साल में कुछ SBP तो बन ही गया होगा ना, 5 लाख में से कुछ अमाउंट बन गया होगा 2.5 लाख के आसपास, तो 2.5 लाख ही कहाँ हमको बनाना और बचा हुआ है ना, तो गलत आंसर दे रहा था, इसीलिए टोटल लेना होता है, ठीक है। और एक और बात, फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल SBP लेना होगा। यहाँ पे एक 8 लाख करके दिया हुआ है, जब तुम देखोगे इसमें पॉइंट नंबर डी पे, तो वहाँ पे ओरिजिनल अवार्ड 5 लाख का है, रिप्लेसमेंट अवार्ड 8 लाख का है। तो हम लोग करते हैं फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल, रिवाइज का नहीं, तो 8 लाख यूज ना करके 5 लाख, ठीक है, हो गया। तो ऐसे करके आंसर बनाओगे तो 2.5 लाख आया, तो 2.5 लाख रुपया का तुम्हारा SBP आ गया, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ प्री एक्विजिशन का लेंगे, जो पोस्ट एक्विजिशन है वो तो ओवर द लाइफ बुक होता है, ठीक है, ओके। एक और बात था, पेमेंट टू एम्प्लॉय शेयर होल्डर हो रहा था, तो क्या वो पीसी का पार्ट बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि वो शेयर होल्डर एम्प्लॉय शेयर होल्डर को इन कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय दे रहे थे, इन कैपेसिटी ऑफ शेयर होल्डर नहीं, तो पीसी का पार्ट देखो नहीं बन रहा है, परफेक्ट। तो पीसी निकल गया हमारा 87 लाख रुपीज़ के पास, चलो ठीक है, वेरी गुड। अब आ जाओ स्टेप नंबर 4 पे, डेट इज INA। INA में 2-3 बात याद रखना होता है। INA हर वक्त सेलर का लेते हैं, उसका 100% लेते हैं। आपका डेफर टैक्स का टैक्स रेट क्या हुआ, तो डेफर टैक्स का हम लोग को बात चेक करना होता है। कंटीजेंट लायबिलिटी अगर सेलर के बुक्स में है तो वो भी हमको रिकॉर्ड करना होगा, अगर हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं तो ये सारा बात याद रखना होगा, ठीक है, ओके। तो पहला बात, INA जब हम लोग लिखना शुरू करेंगे तो सेलर के बुक्स में जो भी INA है वो सब उठाएंगे। कौन सा वैल्यू पे उठाएंगे? फेयर वैल्यू पे। वो अपने बुक्स पे किस पे लिखा है हमको उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो जब तुम अपने अथी में देखोगे, सेलर का बैलेंस शीट में आओगे, तो उसका जब एसेट और लायबिलिटी उठाना शुरू करोगे तो एसेट एक PPE है, तो सेलर के बुक में वो 500 पे दिखा रहा है, तो 500 पे उसको नहीं लिख सकते INA में, हमको उसका फेयर वैल्यू पे लिखना है। तो फेयर वैल्यू देखो, पॉइंट ए पे फेयर वैल्यू कितना दिया हुआ है, पॉइंट ए बोल रहे, पॉइंट बी का ए में PPE का फेयर वैल्यू है 350 लाख, तो 500 तो कैरिंग अमाउंट है, हमको लिखना है INA कितना फेयर वैल्यू पे, तो हम लेंगे 350 लाख रुपया, ठीक है। अब बाकी का जो आगे है इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, इस सारा का अमाउंट दिया हुआ है कैरिंग अमाउंट, लेकिन अपने अदर इन्फॉर्मेशन में उसका फेयर वैल्यू नहीं दिया हुआ है, सिर्फ PPE का फेयर वैल्यू दिया हुआ है। तो इससे हम लोग ये अस्यूम करेंगे कि जो भी अमाउंट बुक में दिया हुआ है ना, एक्सेप्ट PPE सेलर के बुक्स में, दैट इज इक्वल टू फेयर वैल्यू, एक्सेप्ट PPE जो भी अदर आइटम्स है सेलर के बुक्स में, उसका जो कैरिंग अमाउंट है इट इज इक्वल टू फेयर वैल्यू। तो सारा अमाउंट हम लोग फेयर वैल्यू पे ले लेंगे, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, अदर, और लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोर्डिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, DTL, शॉर्ट टर्म बोर्डिंग एंड ट्रेड पेबल, ये सब हम लोग ले लेंगे कैरिंग अमाउंट पे, ठीक है। तो एक तो पहले INA में हम लोग सारा एसेट, सारा सामान सब किसका लिए, सेलर का, क्लियर। उसका 100% जो भी सामान था वो सारा ले लिए, किस पे लिए, फेयर वैल्यू पे लिए। अब 2 बात याद रखना, टैक्स रेट दिया हुआ था तो हमको डेफर टैक्स निकालना है, ठीक है, ओके। चलो, तो हम लोग डेफर टैक्स निकालेंगे, फाइन, ठीक है। डेफर टैक्स क्यों निकलता है पहले ये दिमाग में याद करो, डेफर टैक्स क्यों निकलता है मेरे भाई? डेफर टैक्स इसलिए निकलता है कि कैरिंग अमाउंट कुछ और होता है और टैक्स बेस कुछ और होता है, तो दोनों में वैल्यू का डिफरेंस होता है, इसलिए जो टैक्सेशन अथॉरिटी है वो टैक्सेबल कर देती है उसको, कि जैसे कि तुमको तो समझ आता है ना कि कैरिंग अमाउंट कुछ और है, टैक्स बेस कुछ और है, इस वजह से डिफरेंस आता है और उस डिफरेंस की वजह से डिफरेंस के ऊपर तुमको टैक्स देना पड़ता है, सो दैट इज डेफर टैक्स, ठीक है। तो जब हम लोग डेफर टैक्स कैलकुलेशन करते हैं तो पर्टिकुलर्स वाला जो भी बात आता है उसमें सारा जो जो चीज़ का
डिफरेंस आया है वो सारा अमाउंट लिखते हैं, ठीक है। तो एक बार तो हम लोग ये कर सकते हैं वर्किंग नोट में, जब डेफर्ड टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे कि जितना एसेट आया वो सारा अमाउंट लिखो और जितना लायबिलिटी आया वो सारा अमाउंट लिखो, उसका कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस लिखते चल जाओ। तो एक वो मेथड है। दूसरा मेथड जो स्मार्ट मेथड है कि भाई डेफर्ड टैक्स किससे बनेगा, सिर्फ उसी आइटम पे बनेगा जिसका कैरिंग अमाउंट इज डिफरेंट फ्रॉम टैक्स बेस, सिर्फ उसके ऊपर। लाइक फॉर एग्जांपल अगर तुम बात करोगे इन्वेस्टमेंट का, तो इन्वेस्टमेंट का कैरिंग अमाउंट 100 रुपया है और उसका फेयर वैल्यू भी 100 रुपया है, क्वेश्चन में बोला था। तो जब कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस जब दोनों सेम है तो डिफरेंस कुछ आएगा नहीं, और जब डिफरेंस कुछ नहीं आएगा तो डेफर्ड टैक्स कुछ नहीं बनेगा, तो उसका वर्किंग नोट इतना बड़ा बनाने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। तो वर्किंग नोट में सिर्फ वही आइटम सबका तुम कैलकुलेशन करना जो जिसका कैरिंग अमाउंट इज नॉट इक्वल टू टैक्स बेस, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ ऐसा 2 आइटम है जिसका कैरिंग अमाउंट इज नॉट इक्वल टू टैक्स बेस। कौन कौन सा आइटम है बताते हैं। पहले डेफर्ड टैक्स का वर्किंग नोट बनाओ। पर्टिकुलर्स, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस, टैक्स। ये जो कैरिंग अमाउंट का कॉलम है वो कौन सा कॉलम होता है, डेट इज फेयर वैल्यू। जो फेयर वैल्यू पे हम लोग खरीद रहे हैं डेट जो कैरिंग अमाउंट है वो कॉलम होता है फेयर वैल्यू का। जो टैक्स बेस का कॉलम होता है वो होता है कैरिंग अमाउंट का, कैरिंग अमाउंट इन द बुक्स ऑफ सेलर। और ये जो है 2 कॉलम, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस। कैरिंग अमाउंट इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑन एक्विजिशन, टैक्स बेस इक्वल टू कैरिंग अमाउंट फ्रॉम इन द बुक्स ऑफ सेलर। तो 2 आइटम आ रहा है तुम्हारा जिसमें डिफरेंस है। एक तो पीपी का कैरिंग अमाउंट 500 था और उसका फेयर वैल्यू 350 है। तो हम लोग फेयर वैल्यू 350 लिख दिए सीए के अमाउंट में, और टीबी के अमाउंट में जो कैरिंग अमाउंट है 500 वो लिख दिए, ठीक। एक इसके ऊपर डिफरेंस आएगा। दूसरा एक है कंटीजेंट लायबिलिटी। ये लोग वो अदर वर्किंग में क्या बोला था कि कंटीजेंट लायबिलिटी भी है, याद है तुमको, अच्छा से याद होगा तुमको कि कंटीजेंट लायबिलिटी है। और कंटीजेंट लायबिलिटी के बारे में लोग कुछ लिखा नहीं है। तो इसका फेयर वैल्यू दिया हुआ है, देखो सीधा बोल दिया कि 50 लाख का सामान है, फिर कंटीजेंट लायबिलिटी है और उसका फेयर वैल्यू ये है। तो तुमको याद होगा हम बताते कंटीजेंट लायबिलिटी पढ़ाते टाइम कि जब कंटीजेंट लायबिलिटी के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बोल रहा है कि वो सेकंड डेफिनेशन का है कि थर्ड डेफिनेशन का है, तो एग्जाम में चेक करना कि क्या क्वेश्चन में फेयर वैल्यू दिया हुआ है उस कंटीजेंट लायबिलिटी का। अगर फेयर वैल्यू दिया हुआ है तो समझ लेना कि सेकंड डेफिनेशन का है और तुम रिकॉर्ड कर देना। तो यहाँ पे फेयर वैल्यू दिया हुआ था तो ये तो रिकॉर्ड होगा, ये सेकंड डेफिनेशन का हुआ तो ये रिकॉर्ड हो जाएगा, परफेक्ट। तो तुम अपने बुक्स में उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे। तो लायबिलिटी साइड आईएनए में तुमको लिखना होगा एक तो कंटीजेंट लायबिलिटी, तुम लिख दिया। तो एक बात बताओ, तुम फेयर वैल्यू उसका हो 5 रुपीज़, लेकिन क्या टैक्स बेस वाला कॉलम में जब देखो लिखोगे तो क्या सेलर के बुक्स में था वो? हाँ भाई था। और उसके बैलेंस शीट में कहाँ था? उसका डिस्क्लोज था, तो उसके बुक्स में नहीं था ना, तो उसका अमाउंट 0 हुआ, समझे। तो फिर से डिफरेंस आ गया। तो पीपी और कंटीजेंट लायबिलिटी के ऊपर डिफरेंस निकालो और उसके बाद तुम डीटीए और डीटीएल निकाल दो, तो तुमको पता चलेगा कि डीटीए हो रहा है तुम्हारा 46.5 का। कैसे भाई, एक लाइन बता देते हैं। कैरिंग अमाउंट को तुमको टैक्स बेस के पास ले जाना होता है। अगर पीपी का बात करोगे तो कैरिंग अमाउंट 350 के ऊपर है, 350 रुपया है, और टैक्स बेस तुम्हारा 500 है, 500 है। तुमको कैरिंग अमाउंट को बढ़ाना होगा, तो तुम इंक्रीज करोगे अपने अथी को, ठीक है। तो जो 45 रुपीज़ है वो एक तो तुमको कैरिंग अमाउंट को इंक्रीज करना है, तो तुम इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। और ये जो तुम्हारा सामान है वो एसेट है, तो एसेट को इंक्रीज करने के लिए क्या करोगे, डीटीए बनाओगे, तो डीटीए बना दो। कंटीजेंट लायबिलिटी का कैरिंग अमाउंट है 5 रुपीज़, टैक्स बेस है 0, तो तुमको कैरिंग अमाउंट कम करना है। सामान कौन सा है, कंटीजेंट लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी को कम करना है तो क्या बनाएंगे, डीटीए। तुम पहला पॉइंट में सही रहते हो कि ऊपर नीचे करने में, तो तुम सोचते हो कि ऊपर करेंगे तो एसेट और नीचे करेंगे तो लायबिलिटी, यहाँ मिस्टेक हो जाता है। दूसरा पॉइंट तुम कंसीडर करना भूल जाते हो कि तुमको चेक करना है कि आइटम कौन सा है। अगर देखो कंटीजेंट लायबिलिटी कम हो रहा था तब भी हम लोग डीटीए बनाए हैं, और पीपीई ज़्यादा हो रहा था तब भी डीटीए बनाए, तो ये याद रखना हर वक्त, ठीक है। तो डीटीए हो रहा है तुम्हारा 46.5 का। और ये जो डेफर्ड टैक्स हमारा बनता है वो किसका पार्ट बनता है, आईएनए का। यही बात बोले हुए थे कि जनरल अकाउंटिंग होता है डीटीए का, पीएल टू डीटीए, लेकिन हम लोग एंट्री इसमें क्या देते हैं, गुडविल टू डीटीए, और ये डीटीए सीधा जाता है आईएनए में। तो 46.5 तुम्हारा एसेट में बन जाएगा आईएनए के साइड, 46.5 हो गया। यही तुमको बोले थे जब स्टार्टिंग समरी किए थे कि जब स्टेप फॉर आईएनए का बात आएगा तो अगर डेफर्ड टैक्स दिया हुआ है तो उसको याद रखना, उस डेफर्ड टैक्स जो भी बन रहा है उसको आईएनए में इंक्लूड करना। तो यहाँ डेफर्ड टैक्स एसेट बन रहा था तो आईएनए के एसेट में इंक्लूड किए इसको, ठीक है।
अगर कंटीजेंट लाइबिलिटी है तो उसको अपने आईएनए का पार्ट बनाना अगर रिकॉर्ड करने पड़े तो, और फेयर वैल्यू पे लेना है, सेलर के बुक से लेना है, 100% सामान सब लेना है, ये सब तो नॉर्मल। ठीक है, तो ऐसे करके तुम्हारा बन गया क्वेश्चन। ये सारा जो बात हम बोल रहे हैं सबका नोट दिया हुआ है पेज नंबर 99 पे। ठीक है, परफेक्ट। तो तुम्हारा आईएनए क्या होगा, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट, एसेट माइनस लाइबिलिटी, तभी तो नेट एसेट बनेगा। तो एसेट है 1276 का, लाइबिलिटी है 760 का, तो आईएनए कितना हुआ 516.5 का। आईएनए तुम्हारा स्टेप 4 कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके। अब आ जाओ स्टेप 5 पे। स्टेप 5 क्या है, एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हमको निकालना है। फाइन, तो दो मेथड से निकलता है, या तो फेयर वैल्यू मेथड या पीएसएनए मेथड। दो मेथड है हमारे पास, प्रीफरेंस देते हैं हम लोग फेयर वैल्यू मेथड को। क्या एनसीआई का यहाँ फेयर वैल्यू दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो क्या यहाँ पीएसएनए मेथड से निकाल दें? हाँ निकाल सकते हो, लेकिन हमारे पास एक क्या उसको कहते हैं, कोई पॉइंट तो है नहीं कि फेयर वैल्यू हम कैसे निकालें और क्या करें, तो हम लोग पीएसएनए मेथड से इसको हम लोग निकाल देंगे। पीएसएनए मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, आईएनए मल्टीप्लाइड बाई एनसीआई का परसेंट। आईएनए जस्ट निकाले थे 516 मल्टीप्लाइड बाई एनसीआई का परसेंट। एनसीआई कितना है 30%, निकल गया तुम्हारा। एनसीआई कितना आ गया 154.95। स्टेप 5 कंप्लीट। स्टेप 6 कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या जीबीपी, पीसी प्लस एनसीआई प्लस पीएचसी माइनस आईएनए। परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट इन आइडेंटिफाइबल नेट एसेट। तो इसका कैलकुलेशन, तो पीसी तुम्हारा कितना था, पीसी था 87.5, एनसीआई कितना था 154.95, आईएनए है तुम्हारा 516.5। पीएचसी में क्यों कुछ नहीं किया, क्योंकि पीसी था 70 और एनसीआई 30, ये दोनों मिला के 100 हो गया, तो 100 के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। तो पीएचसी का कोई जरूरत नहीं है और पीएचसी को था भी नहीं, तो बस, तो तुम्हारा आंसर नेगेटिव में आया। तो नेगेटिव में आया तो इसका मतलब क्या, ये है जीबीपी। व्हाट इज जीबीपी, गेन ऑन बिजनेस परचेज। ओके, समझ गया। जीबीपी को हम लोग क्या करते हैं, जीबीपी को हम लोग भेज देते हैं कैपिटल रिजर्व में, याद होगा। अगर रीजन है तो ओसीआई में पहले भेजेंगे, तब कैपिटल रिजर्व में भेजेंगे। अदरवाइज अगर रीजन नहीं है जीबीपी का तो सीधा उसको कैपिटल रिजर्व में भेज देंगे। ठीक है, परफेक्ट। और कैपिटल रिजर्व बैलेंस शीट में कहाँ दिखता है, अदर इक्विटी में। क्लियर। हम लोग को 6 स्टेप आता था, हम लोग 6 स्टेप बना के दे दिए। लेकिन मेरे भाई क्वेश्चन तुमको ये थोड़ी पूछा था कि तुम 6 स्टेप बना के दो, क्वेश्चन तो तुमको बोला था कंसोलिडेटेड ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए, तुमको वो बनाना है। अरे भाई तो एक बात बताओ, जब वो बैलेंस शीट बनाते तो ये 6 स्टेप मेरे से क्यों करवाया? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट क्या होता है, पेरेंट्स और सब्सिडियरी का, इसका सब्सिडी का 100% एसेट तुमको अपने सीएफएस में लिखना होगा, और पेरेंट का 100% सीएफएस में लिखना होगा, तब जाके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। तो स्टेप नंबर 4 पे जब आईएनए बनाते हो तो वहीं तो तुमको पता चल जाएगी क्या क्या तुम अपने बुक्स में ला रहे हो, तो वो उसके वजह से तुमको स्टेप 4 का जरूरी है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तुम जब बिजनेस अक्वायर्ड किया तो कुछ गुडविल या फिर जीबीपी आया होगा, उसको सीएफएस में लिखना होगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। वो कहाँ से आएगा, वो स्टेप 6 से आएगा। तो स्टेप 6 को बनाने के लिए तुमको पिछला स्टेप 5 तक पहुंचना होगा, इसलिए 6 स्टेप बनाओगे तभी तुम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना सकते हो। समझे? ठीक है सर, समझ में आ गया हमको। परफेक्ट। चलो अब हम लोग मेन क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्रिएशन ऑफ सीएफएस बैलेंस शीट। कर लेंगे भाई। एक क्रिएशन करने से पहले बैलेंस शीट का हम कुछ पॉइंट बता देना चाहते हैं जो रामबाण है याद करने के लिए, कि जब भी बैलेंस शीट कंसोलिडेटेड बनेगा तो कैसे बनेगा। ठीक है, एकदम दिमाग में उसको फिट कर लेना। अभी जैसे कि हम ये कोई 6 स्टेप बनाने से पहले मेन पॉइंट बता दिए थे, वैसे बैलेंस शीट बनाने से पहले मस्त पॉइंट जो है उसका जो एग्जैक्ट समरी है वो रफ कॉपी में दिया हुआ है। अपनी रफ कॉपी में, अपने कॉपी में हर जगह समरी दिया हुआ है। तो जब लास्ट में एग्जाम से पहले रिवीजन टाइम, यू कैन टेक एवरी समरी फ्रॉम जहाँ जहाँ लिखा हुआ है, और तुमको वो एग्जाम टाइम समरी बनाने का जरूरत नहीं होगा। सो यू कैन जस्ट रिवाइज दैट समरी एंड ऑल, नथिंग। ओके, तुमको बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। फाइन। तो व्हाट इज अ समरी? जब रफ कॉपी में आओगे लेक्चर 52 पार्ट 1 का आगे वाला पेज में, तो रिमेंबर वाइल मेकिंग सीएफएस बैलेंस शीट अंडर इंड एस 103 डे 1, हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बना रहे हैं? क्योंकि 103 से ही सीएफएस का डे 1 बनता है। जो सीएफएस का ईयर एंड होता है वो इंड एस 110 से बनता है, तो 103 में बना रहे हैं, तो ओपनिंग बना रहे हैं। ठीक है, क्या क्या बात याद रखना है? बैलेंस शीट में 3 कंपोनेंट होता है,
एसेट, इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो भाई 2 ही कंपोनेंट हुआ? नहीं भाई, 3 कंपोनेंट है। एसेट, इक्विटी एंड लायबिलिटी में एक इक्विटी है और तीसरा लायबिलिटी है, तो 3 कंपोनेंट होता है टू बी वेरी स्ट्रेट। एसेट, इक्विटी, लायबिलिटी, ठीक है, दिमाग में याद रखना। हम लोग इंडेक्स के बैलेंस शीट बना रहे हैं तो इन एस की तरह नहीं कि इधर लायबिलिटी इधर एसेट, नो, तुमको एसेट, इक्विटी, लायबिलिटी ऐसे बनाना है। फाइन, ओके। और जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें तो पेरेंट का भी बात आएगा और सेलर का भी बात आएगा। तो क्या क्या बात आएगा, कैसे कैसे बात आएगा, वो तुमको बता रहे हैं, ठीक है। तो पहले बात करते हैं पेरेंट का। तो जब CFS बना रहोगे तो पेरेंट का क्या क्या बात लिखना है तुमको। पेरेंट का एसेट में जाओ, जब पेरेंट का बात लिखना होगा तो पहले एसेट में जाओ। एसेट में जाके पेरेंट का सारा बात, जो भी पेरेंट का जो अपना बैलेंस शीट होगा ना, उसका कैरिंग अमाउंट उठाना और CFS के में लिख देना। पेरेंट का जितना भी बात CFS में जाएगा ना, सारा कैरिंग अमाउंट पे जाएगा, चाहे एसेट का बात हो, चाहे इक्विटी का बात हो, या चाहे लायबिलिटी का बात हो। पेरेंट का जो बैलेंस शीट है उसका जो एसेट, जो इक्विटी और जो लायबिलिटी है, उस सारा कैरिंग अमाउंट पे जाएगा CFS में, ठीक है, एकदम याद रखना। पेरेंट का सारा बात CFS में कैरिंग अमाउंट पे जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं सेलर के पास। सेलर का जो भी, सेलर के बैलेंस शीट से जो भी CFS के बैलेंस शीट में जाएगा, सब फेयर वैल्यू पे जाएगा, चाहे एसेट हो चाहे लायबिलिटी हो। सेलर का सारा बात बैलेंस CFS में कितना, किस पे जाएगा, फेयर वैल्यू पे। सेलर का बैलेंस शीट का आइटम CFS में फेयर वैल्यू पे जाएगा। बायर का CFS में सारा आइटम कैरिंग अमाउंट पे जाएगा। बायर का कैरिंग अमाउंट, सेलर का फेयर वैल्यू पे, ठीक है, ओके। मेरे भाई तुम अभी जस्ट एक बात बोला कि सेलर का जो भी सामान CFS में जाएगा, चाहे एसेट हो चाहे लायबिलिटी हो, वो फेयर वैल्यू पे जाएगा। लेकिन तुम तो बोला था कि 3 कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट है, और तुम अभी जस्ट बोल रहा है एसेट और लायबिलिटी, सिर्फ 2 कंपोनेंट, इक्विटी कहाँ है? यही बात है। बायर का एसेट, इक्विटी, लायबिलिटी तीनों का कैरिंग अमाउंट जाएगा CFS में। सेलर का एसेट और लायबिलिटी का फेयर वैल्यू जाएगा CFS में, लेकिन इक्विटी का कुछ नहीं जाएगा। जो सेलर का इक्विटी है, हमको उससे कोई मतलब ही नहीं है CFS में, कोई मतलब नहीं होगा हमको। तो जब तुम ग्राफ देख रहे होगे तो सेलर का इक्विटी में कोई अमाउंट नहीं जाएगा, ठीक है, याद रखना। इसका लॉजिक क्या है बता देते हैं। ये कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू या इक्विटी में नहीं जाना, उसका लॉजिक क्या है। ये जो CFS बना रहे हैं वो किसका बुक्स है, वो पेरेंट का बुक है। तो पेरेंट जब अपने बुक में, जब बैलेंस शीट में, जब पेरेंट अपना CFS बना रहा है, CFS छोड़ो, पहले जब पेरेंट अपना SFS बनाएगा तो SFS कौन से अमाउंट पे बनाता है, कैरिंग अमाउंट पे। जो पिछला साल से जो हिस्टोरिकल कॉस्ट से बैलेंस शीट बन रहा होगा उसी अमाउंट पे उसका वो अपना SFS बनाएगा। लेकिन जब पेरेंट CFS बना रहा है तो भले ही वो सब्सिडियरी का बना रहा होगा, छोड़ दो एक मिनट, जो पेरेंट अपना CFS बना रहा है उसमें अपना सारा एसेट और लायबिलिटी उसमें लिखेगा, तो क्या करेगा वो कि जो कैरिंग अमाउंट है उस पर ना लिख के फेयर वैल्यू भी लिख देगा। भाई वो बेच थोड़ी रहा है, कुछ कर तो रहा नहीं है। CFS भी पेरेंट का है, SFS भी पेरेंट का है, तो जिस अमाउंट पे SFS में आया था वही अमाउंट पे CFS में जाएगा। इसीलिए जो बायर है, जो पेरेंट कंपनी है, उसका सारा अमाउंट जाएगा कैरिंग अमाउंट पे CFS में। लेकिन जो सेलर है उसका जो सारा अमाउंट आएगा वो फेयर वैल्यू पे आएगा। क्यों मेरे भाई? क्योंकि उससे हम खरीद रहे हैं, उससे हम कैरिंग अमाउंट पे तो नहीं खरीद रहे हैं, उससे हम फेयर वैल्यू पे खरीदे होंगे। तो जितना पे हम खरीदे, जितना पे परचेज किए हैं, वो अपने बुक्स में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं ना। दैट इज वाई सेलर का सारा बात फेयर वैल्यू पे, बायर का सारा बात कैरिंग अमाउंट पे, ठीक। ये हो गया पहला बात, कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू का। दूसरा बात कि सेलर कंपनी का इक्विटी क्यों नहीं लिख रहे हैं हम लोग। सेलर कंपनी का इक्विटी इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि भाई उसका हम इक्विटी नहीं खरीद रहे हैं। अपने बैलेंस शीट में हम, भले ही तुम 50% स्टेक खरीदा होगा, उसका 60% शेयर्स खरीद लिया होगा, लेकिन सर बोल रहे हैं कि उसका इक्विटी तुम अपने बुक्स में नहीं लिख सकता है। दिमाग में इतना याद रखना, ठीक है, ओके। तो ये सारा बात, तो ये सारा बात था। ये तो एकदम कांस्टेंट है कि बैलेंस शीट एक तरीके से बनाने के लिए। लेकिन इसके बाद तुमको 5 और चीज़ का ध्यान रखना है, 5 चीज़ का, 5 नहीं तो भी स्पेसिफिक 6 चीज़ का, लेकिन 5 इंपॉर्टेंट है, 6 एक लास्ट का है। तो 5 चीज़ का तुमको याद रखना है। पहले तुम एक CFS का बैलेंस शीट बना दिया, तुमको एक फाउंडेशन मिल गया कि बैलेंस शीट में ये आइटम है, पेरेंट का सारा बात लिख दिए और सेलर का सारा बात लिख दिए, सारा आइटम तुम्हारे CFS में आ गया है, ठीक है, ओके। अब जो 5 चीज़ है उसका क्या क्या याद रखना है, देखो।
जब तुम CFS बना रहा होगा तो एसेट साइड में तुमको गुडविल लिखना होगा, या फिर लायबिलिटी, या फिर इक्विटी साइड में तुमको GBP लिखना होगा। क्यों मेरे भाई? स्टेप 6 में या तो गुडविल आया होगा या GBP आया होगा। अगर गुडविल आएगा तो कहाँ जाएगा बैलेंस शीट में? वो जाएगा तुम्हारे CFS के एसेट साइड में, क्योंकि गुडविल तुम्हारा एसेट है। तुम सब्सिडियरी से खरीदे हो तो इसलिए उसको एक्स से ज़्यादा पेमेंट किए हो। ज़्यादा पेमेंट क्यों किए थे? गुडविल के लिए। तो गुडविल खरीदे हो तो परचेज गुडविल को तुम अपने बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, और गुडविल कहाँ रिकॉर्ड होगा? एसेट में। तो जो स्टेप 6 का गुडविल आया है उसमें तुमको एसेट में लिखना होगा। लेकिन अगर स्टेप 6 में गुडविल नहीं आके GBP आया है तो GBP तुम्हारा गेन और बिजनेस परचेज है, वो तुम्हारा एसेट नहीं है, वो तुम्हारा इक्विटी का पार्ट बनेगा। तो ये जो GBP है वो तुम्हारा अदर इक्विटी में जाके दिखेगा। ठीक है, पहला बात। स्टेप 6 का गुडविल या GBP उसका ट्रीटमेंट कर लो। ओके, एक और चीज़ है जो इक्विटी वाला चीज़ में जाएगा, क्या? SBP रिजर्व। PC में जब हम लोग SBP खरीदे थे तो जो SBP रिजर्व था, जो जब हम लोग खरीद लिए उसका रिजर्व हम अपने पास खरीद लिए, तो अपना जो से हम रिजर्व खरीदे हैं उसको हम क्या दिखाएंगे? एसेट दिखा देंगे। उसको एसेट नहीं दिखा सकते हैं, वो तो हमारा इक्विटी का पार्ट है ना। इक्विटी में आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर अदर इक्विटी। तो जो अदर इक्विटी है उसमें जाके लिखाएगा SBPR, उसी में कैपिटल रिजर्व होता है। समझे? तो जब 2 स्टेप कर दिए हम लोग, पेरेंट का सारा बात लिख लिए, सेलर का सारा बात लिख दिया, तो स्टेप 6 पे जाएंगे जहाँ पे गुडविल या GBP है। तो गुडविल या GBP का तुम अति किया, गुडविल आया तो एसेट में, GBP आया तो तुम्हारा इक्विटी में। इक्विटी में क्यों? क्योंकि GBP कहाँ जाता था? कैपिटल रिजर्व में। और कैपिटल रिजर्व होता कहाँ है? कैपिटल रिजर्व होता है अदर इक्विटी में, और अदर इक्विटी किस में? इक्विटी में। ठीक है, तो गुडविल जाएगा एसेट में, GBP जाएगा तुम्हारा अदर इक्विटी में। ठीक है, लेकिन अदर इक्विटी में एक और चीज़ आता है, याद रखना, SBP रिजर्व, हर वक्त याद रखना। ठीक है, तो अगर SBP रिजर्व है तो वो भी जाएगा वहाँ पे। परफेक्ट, ठीक है, ओके। ये जो तीसरा पॉइंट हम बोले पेरेंट और सेलर का बात लिखने के बाद, जो तीसरा बात जो बोले हैं कि गुडविल का या GBP का ट्रीटमेंट या SBP का ट्रीटमेंट, इसको याद करने का तरीका क्या है? पहले तो जो पेरेंट का सामान था और सेलर का सामान सब एक साथ लिख दिए। और तुमको क्या लिखना है? अभी ये जो पेरेंट और सब्सिडी का एक साथ क्यों लिखे हैं? क्योंकि भाई तुम बिजनेस अक्वायर किया है, ड्यू टू बिजनेस कॉम्बिनेशन तुम सेलर का अपने बुक्स में सामान लिख रहा है। ठीक इसी तरह जब हम लोग ये दोनों काम करने के बाद तीसरा पॉइंट में जाते हैं, तो जो गुडविल उठाते हैं या GBP उठाते हैं या SBP उठाते हैं, क्यों उठा रहे हैं? क्यों आ रहा है मेरे पास गुडविल या SBP या GBP? क्योंकि हम लोग एक्विजिशन कर रहे हैं। जो तीसरा पॉइंट है पेरेंट सेलर के बाद, तीसरा पॉइंट है CFS का, वो है ड्यू टू बिजनेस कॉम्बिनेशन जो इफेक्ट हो रहा है हमको उसका इफेक्ट देना है। तो ड्यू टू बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या इफेक्ट हो रहा है? SBP रिजर्व या फिर तुम्हारा वो। आ गया बात समझ में? ओके। दूसरा बात, जो ड्यू टू बिजनेस कॉम्बिनेशन हम लोग CFS में एक और बात लिखते हैं जो इक्विटी का पार्ट बनता है, दैट इज NCI। पिछले लेक्चर में बोलते हैं कि जो NCI का पार्ट है ना वो CFS में अदर इक्विटी में दिखेगा। तो अदर इक्विटी जो है उसके जो NCI है ना, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, वो CFS के इक्विटी पार्ट में दिखेगा। तो इक्विटी का 3 पार्ट बनता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी में SBP रिजर्व, जितना भी रिजर्व है वो सब, और तीसरा NCI। तो इक्विटी का पार्ट एक NCI भी बनता है, तो उसको याद रखना दिमाग में। ठीक है, ओके। तो 4 बात कर लिए, पेरेंट का बात कर दिया, सेलर का सारा चीज़ लिख दिया CFS में। अब हम लोग ड्यू टू बिजनेस कॉम्बिनेशन जो हुआ वो लिख दिए, और NCI जो हुआ वो भी लिख दिए। अब बात करते हैं आगे का, जो बोलता है डेफर टैक्स। हम लोग या तो नेट डेफर टैक्स एसेट बन रहा होगा या नेट डेफर टैक्स लायबिलिटी बन रहा होगा। क्यों? सुनो, अभी हम लोग INA में आइडेंटिफाइबल नेट एसेट में हम लोग डेफर टैक्स एसेट बनाए थे अपने क्वेश्चन में 46.5 का डेफर टैक्स एसेट उसको लिखे थे। तो INA में एक डेफर टैक्स आया था। INA क्या है? ऑल एसेट एंड लायबिलिटी विच वी आर टेकिंग। तो सेलर से हम लोग जब सेलर से सामान सारा ले लिए हैं तो ये सामान लेने के चक्कर में एक डेफर टैक्स ही बना। तो जो डेफर टैक्स है वो भी हमारा CFS का पार्ट बनेगा। ठीक है, परफेक्ट। अपने क्वेश्चन में अभी तो जब बिजनेस कॉम्बिनेशन हुआ है तो हम बिजनेस कॉम्बिनेशन की वजह से हमको DTA मिल रहा है, डेफर टैक्स एसेट। लेकिन जब तुम बैलेंस शीट देखोगे ना तो उसमें तुमको एक डेफर टैक्स लायबिलिटी भी है, समझे? तो तुमको अपने बुक्स में डेफर टैक्स लायबिलिटी को भी लिखना होगा। ठीक है, जैसे कि जब तुम अपना INA देख रहा होगा, जो INA का क्वेश्चन बना था तो उसमें INA का क्वेश्चन पेज 99 पे स्टेप 4 में देखोगे तो DTL 35 रुपया लिखा हुआ है।
देखो DTL 35 रुपये लिखा हुआ है, ब्लू पेन से लिखा हुआ है, क्योंकि वो सारा सामान हम फेयर वैल्यू पे अपने बुक्स में ले रहे थे, एसेट और लाइबिलिटी। फिर एक दूसरा हम लोग डेफर टैक्स, फिर हम लोग नहीं, एक तो 35 रुपये सेलर के बुक्स में था जो हम लोग उसको अपने बुक्स में हम ले रहे थे, दूसरा लेने के चक्कर में हमको डेफर टैक्स बन रहा है तो उसको भी रिकॉर्ड किए, वो आईने का पार्ट बनेगा। तो डेफर टैक्स एसेट 46.5। तो जब हम सेलर के बुक से अपने बुक में बैलेंस शीट में जब बैलेंस शीट बनाए तो स्टेप 2 में पहले तो पेरेंट का सारा बात लिखे करिंग अमाउंट पे, सेलर का सारा बात लिखे फेयर वैल्यू पे। तो सेलर का सारा बात जब लिख रहे होंगे तो लाइबिलिटी में हमारा आगे होगा एक DTL, लाइबिलिटी साइड DTL दिख रहा होगा, ठीक है, ओके। लेकिन ड्यू टू दिस थिंग ओनली, INA का ही बात, हम अपने बुक्स में तो DTA भी लाए हुए हैं, तो अब एसेट में DTA दिख रहा है, लाइबिलिटी में DTL दिख रहा है, तो ठीक है भाई, हो गया, लिख देंगे DTA और DTL, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है, याद करो जब इंडेस 12 शायद इनकम टैक्स जब पढ़ रहे थे तो DTA और DTL जब दोनों बुक्स में होता है तो उसको हमको नेट करके दिखाना होता है बैलेंस शीट में, याद रखना, हर वक्त उसको हमको नेट करके दिखाना होगा। तो DTA या DTL हमको नेट करके दिखाना होता है, ठीक है, ओके। ये चौथा पार्ट। पहला पार्ट पेरेंट का सारा बात लिखो, सेलर का बात, पहला पार्ट सेलर, पहला पॉइंट पेरेंट का सारा बात लिखो, दूसरा पॉइंट सेलर का सारा बात लिखो, तीसरा पॉइंट बिजनेस कॉम्बिनेशन की वजह से जो गुडविल GBP हो रहा है, SBP हो रहा है वो लिखो, चौथा पॉइंट जो NCI आ रहा है ड्यू टू बिजनेस कॉम्बिनेशन वो लिखो, पांचवा पॉइंट जो डेफर टैक्स का बात हो रहा है उसको नेट करके दिखाओ, ओके। अब एक और पॉइंट है, क्या है पॉइंट, जो PC हम लोग दे रहे थे, पेरेंट कंपनी पैसा दे रही थी सेलर को, तो उस टाइम कैश की जगह शेयर्स भी दे रही थी। तो पेरेंट जब पहला स्टेप में बैलेंस शीट वाला जब बना रहे थे बैलेंस शीट, तो पहला स्टेप में हम लोग क्या कर रहे थे कि पेरेंट का जो जो अमाउंट है, एसेट, इक्विटी, लायबिलिटी, तो कैरिंग अमाउंट पे लिख रहे थे, तो इक्विटी इसमें जो था वो लिख दिए, लेकिन परचेज कंसिडरेशन और इक्विटी हम लोग इशू किए, तो हम लोग इक्विटी वाला पार्ट में जाके और ऐड करना होगा हमको, किसको, इक्विटी शेयर कैपिटल इशूड। तो इक्विटी का 3 पार्ट होता है, इक्विटी, अदर इक्विटी और NCI। तो इक्विटी में तो जितना इशू किया वो ऐड करना होगा, अदर इक्विटी में तुमको अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, अगर प्रीमियम पे अगर इशू किए थे ये इक्विटी, तो वो तुमको SPR में लिखना होगा, अदर इक्विटी में। तो ये 2 बार तुमको याद रखना है, ठीक है, ये सारा पॉइंट हो गया। अभी सारा पॉइंट तुम करने के बाद तुमको एक पॉइंट ऐसा हो सकता है ऐसा एक चीज़ हो सकता है जिसकी वजह से तुम्हारा सब कुछ करने के बाद भी आंसर गलत हो जाए। क्यों? एक तो समरी था, समरी बनाने के बाद तुमको एक चीज़ याद रखना है कि पूरा जो 6 स्टेप बनाए थे ना, उस सारा 6 स्टेप से फिर से तुम घूम के पढ़ो उसको, सब चीज़ का चेक करो कि सारा चीज़ का हम ट्रीटमेंट कर दिए हैं कि नहीं, जिसका ट्रीटमेंट हो सकता है, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा तुमको मिल जाएगा जिसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ होगा, तो उसका तुम ट्रीटमेंट कर देना, बैलेंस शीट में दिखा देना, बस, ठीक है। तो हम लोग टोटल स्टेप कितना पढ़े हैं? 6 स्पेसिफिक स्टेप्स, 7 स्पेसिफिक स्टेप्स, उसके बाद एक एक्स्ट्रा स्टेप। 7 स्पेसिफिक स्टेप क्या होता है? CFS जब हम लोग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, पहले पेरेंट का सारा कैरिंग अमाउंट लिखो, सेलर का फेयर वैल्यू लिखो, लेकिन इक्विटी उसका मत लेना, ठीक। बिजनेस कॉम्बिनेशन का वैसे गुडविल या GBP या SBP हो रहा है उसका ट्रीटमेंट करो, ठीक है। NCI जो बिजनेस कॉम्बिनेशन में आ रहा है उसको लिखो। फिर उसके बाद डेफर टैक्स का याद रखना कि डेफर टैक्स का भी हमको ट्रीटमेंट देना होता है, ठीक है, दे देना। उसके बाद लास्ट में ये याद रखना कि परचेज कंसिडरेशन अगर शेयर इशू किए हैं तो हमको शेयर्स का भी बात उसमें लिखना होगा। और ये सब करने के बाद अगर तुम शायद कहीं कुछ मिस कर जाओ तो कुछ मत करना, जो पूरा 6 स्टेप्स है ना उसके तरफ से घूमते हुए चल जाना, जिसका जिसका ट्रीटमेंट हो सकता है ट्रीटमेंट कर देना। अगर जैसे कि तुम स्टेप नंबर 5 डेफर टैक्स का तुम इफेक्ट देना भूल गया बैलेंस शीट में, तो जब तुम स्टेप 4 INA में जब चेक करने जाओगे ना तो उसमें तुमको दिख जाएगा कि डेफर टैक्स एसेट भी है, तुम उसको रिकॉर्ड ही नहीं किए हो, तो बस उसको रिकॉर्ड कर देना। तो ऐसे तुम्हारा 8 स्टेप में 7 स्पेसिफिक स्टेप और 8th लास्ट स्टेप में तुमको पूरा आंसर तुम्हारा बन जाएगा, ठीक है, वेरी इजी, फाइन, परफेक्ट। अगर तुमको इसका प्रैक्टिस कर देना, इस समरी को 3-4 बार लिख के कि ये होता है, और तुमको एक और चीज़ अथी मिल जाएगा, एक क्लू, कि जो एसेट साइड होगा जो CFS का, उसमें कैरिंग अमाउंट पे छोड़ो, ये सब नहीं, तुम चेक कर लेना अपना, ठीक, बस। तो ये तो हम समरी बता दी। अब आते हैं क्वेश्चन बनाने के ऊपर। जब तुम क्वेश्चन बनाओगे तो हम लोग क्या करेंगे, आ जाओ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए इन द बुक्स ऑफ प्रोफेशनल लिमिटेड, पेरेंट कंपनी बनाता है एज ऑन 1 अप्रैल 12, पेज नंबर 101, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग पहले
स्टेप 1 है। स्टेप 1 क्या, हम लोग बैलेंस शीट बनाने के लिए टोटल 7 स्टेप प्लस एक 8 स्टेप। पहला स्टेप क्या बोलता है, पेरेंट का सारा बात लिख दो तुम कैरिंग अमाउंट पे। तो पेरेंट का जो बात था सारा कैरिंग अमाउंट पे लिख दो, लिखा गया, ओके फाइन। सो स्टेप 1 में जितना भी हमारा पेरेंट कंपनी का सामान था सारा कैरिंग अमाउंट पे हम लोग अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग लिख देंगे, ठीक है। स्टेप 2, सेलर का जो भी बात था उसको अपने CFS में लिखना होगा, लेकिन एट फेयर वैल्यू। तो सारा फेयर वैल्यू पे लिख दो, लेकिन सिर्फ एसेट और लाइबिलिटी को फेयर वैल्यू लिखना है, इक्विटी को नहीं लाना है, तो वो सारा लिख दो, कर दिए। स्टेप 3 में हम लोग क्या कर रहे थे, गुडविल, जो भी ड्यू टू बिजनेस कॉम्बिनेशन, गुडविल, गेन ऑन बिजनेस परचेज या SBP रिजर्व, ये सारा का हमको ट्रीटमेंट देना है। तो अपने क्वेश्चन में गुडविल है कि GBP, गुडविल है GBP है, तो GBP किसका पार्ट बनता है, अदर इक्विटी में जाके पार्ट बनता है। तो अदर इक्विटी में तुम जाके लिख दो, तुम अदर इक्विटी में देखो वर्किंग नोट दिया हुआ है तुम्हारा पेज नंबर 102 पे, तो उसमें तुम्हारा बन रहा है क्या, वेर इज GBP, देखो GBP 274.12 का अदर इक्विटी का पार्ट बन गया, परफेक्ट। और एक तो बोले थे कि जो थर्ड स्टेप है जिसमें ड्यू टू बिजनेस कॉम्बिनेशन गुडविल या GBP या फिर तुम्हारा SBP रिजर्व, या फिर नहीं और SBP रिजर्व है कुछ, देखो SBP रिजर्व है कितना का है, 2.5 लाख का। तो 2.5 लाख कहाँ जाएगा, तुम्हारा अदर इक्विटी में, 2.5 लाख देखो अदर इक्विटी में तुम्हारा 2.5 लाख गया हुआ है, परफेक्ट, वेरी गुड, परफेक्ट। तो हम लोग 3 स्टेप कर दिए, पेरेंट, सेलर, ड्यू टू बिजनेस कॉम्बिनेशन। चौथा, ड्यू टू बिजनेस कॉम्बिनेशन हमारा क्या होता है, NCI। तो क्या हमारे पास NCI है, NCI देखते हैं कितना, 154.95। तो 154.95 तुम्हारा इक्विटी का देखो पार्ट बन गया, थर्ड पार्ट आ गया, वेरी गुड। स्टेप 5, डेफर टैक्स का हम लोग को चेक करना है। तो हमारे पास डेफर टैक्स एसेट था, डेफर टैक्स लायबिलिटी है, तो दोनों को नेट ऑफ कर दोगे तो पता चलेगा वो नेट DTL है तुम्हारा। तो नेट DTL तुम्हारा आ गया 28.5 आ गया। स्टेप 6, डेफर टैक्स के बाद तुमको क्या चेक करना है, परचेज कंसिडरेशन में क्या शेयर इशू किए हुए लोग शेयर इशू 40 रुपये का शेयर इशू किए हुए हैं, उसका फेयर नॉमिनल वैल्यू 10 रुपये अज्यूम कर लिए हैं। तो जितना शेयर इशू किए, कितना शेयर इशू किए हम लोग, 2,80,000 नहीं 1,40,000 शेयर इशू किए हैं। तो 1,40,000 इंटू ₹10 उतना इक्विटी शेयर कैपिटल में बढ़ेगा, और सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन 1,40,000 इंटू ₹30 वो SPR बनेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम जो अदर इक्विटी का पार्ट बनेगा, ठीक है। देखो SPR को हम क्रॉस किए हुए हैं इक्विटी शेयर कैपिटल में, SPR किसका पार्ट बन रहा है, अदर इक्विटी का, ठीक है, फाइन। उसके बाद 8th नंबर, इस 7 पॉइंट तो स्पेसिफिक पॉइंट था, 8th पॉइंट क्या बोलता है कि सारा क्वेश्चन बनाने के बाद अगर कुछ बच जाता है उसके लिए तुमको 6 स्टेप को गो थ्रू करना होगा, ठीक है। जब 6 स्टेप गो थ्रू करोगे तो स्टेप 1 2 में कुछ नहीं है। स्टेप 3 में शेयर्स है, शेयर्स का हम लोग काम कर चुके हैं। डेफर्ड कंसिडरेशन का जो बात था, डेफर्ड कंसिडरेशन है उसका प्रोविज़न बनेगा, क्या बनेगा, प्रोविज़न। तो डेफर्ड कंसिडरेशन का प्रोविज़न बनाओ तुम, कितना का 28 लाख समथिंग का है। तो जब यहाँ पे आओगे लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, उसमें तुमको 28.93 का डेफर्ड कंसिडरेशन प्रोविज़न फॉर डेफर्ड कंसिडरेशन बनाना पड़ा, परफेक्ट। 8th पॉइंट पे तुम क्या किए, जब 6 स्टेप में घूमोगे तो तुमको पता चला क्या मिस करके, तो तुम इसका प्रोविज़न नहीं बना। डेफर्ड कंसिडरेशन तुम दे रहा है कितना का, 28 लाख रुपया का, तो तुम डेफर्ड कंसिडरेशन तुम्हारा क्या है, प्रोविज़न बनाओगे ना, क्योंकि हर साल के एंड पे तुमको अनवाइंड करना होगा। तो 28 लाख का तुम्हारा प्रोविज़न बन गया। तो एक पार्ट आ गया लॉन्ग टर्म प्रोविज़न में, ठीक है, ओके। फिर SBP है, तो SBP का तो तुम काम कर दिए, अदर इक्विटी में दिखा दिए। पेमेंट टू एम्प्लॉय शेयर होल्डर, वो PL का चीज़ है, कोई मतलब नहीं है। स्टेप 4 INA में हम लोग सब कुछ कर चुके हैं। DTA का जो DTA और DTL वो सारा कर चुके हैं, लेकिन देखो कंटीजेंट लायबिलिटी है 5 लाख रुपए का, इसका ट्रीटमेंट कुछ नहीं किए थे। सारा आइटम को तो हम लोग बैलेंस शीट में भेज दिए, लेकिन कंटीजेंट लायबिलिटी का कुछ नहीं किए थे। तो कंटीजेंट लायबिलिटी को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करना है हमको। तो कंटीजेंट लायबिलिटी कैसे रिकॉर्ड होगा, प्रोविजन फॉर कंटीजेंट लायबिलिटी, और प्रोविजन फॉर कंटीजेंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी में आता है। तो देखो करंट लायबिलिटी में लिखा गया ₹5, ठीक है, परफेक्ट। और ये जो प्रोविजन फॉर डेफर्ड कंसिडरेशन हो नॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि वो बाद में 2 साल के बाद देना है, ठीक है, ओके। और स्टेप 4 हो गया, स्टेप 5 NCI देख लिए, और स्टेप 6 हो गया। ये सारा हमको घूमने के बाद मेरा क्वेश्चन सही आना चाहिए। तो जब तुम अपना बैलेंस शीट देखोगे तो जो हम रेड पेन से लिखे हुए तुम सब अभी तक कर चुके हो। देखो PPE में 300 + 350 रेड में क्यों लिखा है, क्योंकि फेयर वैल्यू पे लेना है हमको, सेलर का फेयर वैल्यू पे, तो उस फेयर वैल्यू पे लिए हुए, परफेक्ट एकदम। गुडविल देखो हम रेड से क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमको याद रखना था, तो यहाँ पे नहीं था गुडविल, इसलिए डैश दे दिए हैं।
डेफर टैक्स एसेट हम यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि नेट करके देना होता है। देखो ब्रैकेट में दिया हुआ इंड AS 12 बोलता है कि नेट इफेक्ट देने के लिए, तो रेड पेन से देखो नीचे लिखा होगा डेफर टैक्स, नेट डेफर टैक्स लायबिलिटी। देखो लायबिलिटी में, नॉन करेंट लायबिलिटी में नेट रेड पेन से लिखा हुआ है, ठीक है। फिर इक्विटी पार्ट में आओगे तो इक्विटी, शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी, सिर्फ हम लोग इक्विटी, शेयर कैपिटल या अदर इक्विटी या कुछ भी, ये सब सिर्फ पेरेंट का होता है। तुमको बोले थे कि जब शेयर्स, सेलर का जो भी सामान लेंगे तो एसेट और लायबिलिटी लेंगे, इक्विटी नहीं लेंगे। तो कोई भी सेलर का हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ NCI जो है वो तीसरा चीज़ है, ठीक। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डेफर टैक्स कंसिडरेशन, देखो डेफर टैक्स कंसिडरेशन रेड पेन से लिखे हुए हैं, क्यों? क्योंकि हम भूल जाते हैं। तो जब 8वां चीज़ कर रहे थे तो यहाँ पे याद आ गया था, इसलिए रेड पेन से उसको लिखे हैं। और ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन बनेगा, इसलिए प्रोविजन रेड से लिखे हैं, ठीक है। और कंटीजेंट लायबिलिटी का प्रोविजन बनेगा, ये रेड पेन से क्यों लिखे हैं? क्योंकि तुम लास्ट में भूल जाता। समझ में आ गया? परफेक्ट। जब अदर इक्विटी का वर्किंग नोट देखोगे तो उसमें तुमको समझ में आएगा क्या कि एक तो अदर इक्विटी में पहले वो पार्ट बनता है जो पेरेंट कंपनी का, तो पेरेंट कंपनी से हम लोग एसेट, इक्विटी और लायबिलिटी लिए थे, तो अदर इक्विटी में पेरेंट कंपनी का कुछ आया होगा। सेलर से कुछ इक्विटी नहीं ले रहे हैं, सेलर का कोई भी इक्विटी लेंगे तो कुछ बात नहीं आएगा, लेकिन हम लोग इशू कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू कर रहे थे तो वो बात आएगा, GBP ले रहे थे तो वो बात आएगा, और तुम्हारा SVP कर रहे थे तो वो सब बात आएगा। बस तो ऐसे करके तुम्हारा बैलेंस शीट कंप्लीट। बाय।